बट मैं आपको अपना फ़ोन खोल के आपको दिखाऊंगा अकाउंट, ठीक है? आप देखना कि कितने ज़ीरोज़ है इसमें। इंडिया का प्रॉब्लम क्या है पता है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि 1 करोड़ 2 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। रियलिटी ये है कि आप दुनिया जब इंडिया से बाहर निकलोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया में एक्चुअली पैसा कितना है, ठीक है? अब अगर ये जो नंबर मैंने आपको दिखाया है, अगर मैं कैमरा पे बोल दूंगा, लोगों ने सबसे ज़्यादा क्या सुना है पता है? 1000 करोड़। हाँ, तो लोग 99% यही बोलेंगे कि बंदा झूठ बोल रहा है, स्कैम कर रहा है। मैंने जब टियागो ली ना 6 लाख रुपए की, तो पीपल वर लाइक कि तू इतना कमाता है, बोलता है ट्रेड करता है, तो तू टियागो क्यों चला रहा है? अब मैंने सोचा है नहीं, टियागो को मैं हैरियर में अपग्रेड करूँ। जब मैंने हैरियर ली ब्लैक कलर की 30 लाख की, तो पीपल वर लाइक कि भाई ज़बरदस्ती का क्या इतना अपग्रेड करना, क्या शो ऑफ करना, तेरे बाप से थोड़ा ना ले रहा हूँ मैं पैसे। मैं अगर अपना पीएनएल शेयर करूंगा तो भी हेट कमेंट आएंगे, अगर पीएनएल शेयर करूंगा तो बोलेंगे फेक है, नहीं शेयर करता हूँ तो बोलते हैं स्कैमर है। सो गाइज वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हेज फंड्स क्या होते हैं, और साथ में इंडियन मार्केट तो छोटा मार्केट है, उससे बड़ा मार्केट है फॉरेक्स मार्केट। है फॉरेक्स मार्केट के अंदर अगर आप जाएंगे, पूरा पैसा दुबई जैसी कंट्रीज के अंदर लगा हुआ है और वहां से ही मेजर वॉल्यूम्स क्रिएट होते हैं। तो हम समझेंगे कि ये काम कैसे करता है, साइकोलॉजी इसमें कैसे काम करती है, माइंडसेट क्या होता है ट्रेडर्स का हु आर वर्किंग इन दुबई, एंड बहुत सारी इंटरेस्टिंग इंसाइट। शारबिया कंप्लायंस होता है कुछ, वो क्या होता है, हर एक चीज समझेंगे। आज के हमारे गेस्ट हैं उमर भाई। वेलकम टू द वीडियो। थैंक यू सो मच ब्रो फॉर हैविंग मी। सो भाई थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दो एंड देन वी विल स्टार्ट। सो गाइज माय नेम इज़ उमर पंजाबी, आई एम 22 ईयर्स ओल्ड और मैं एक बहुत छोटे शहर भिवंडी से बिलोंग करता हूँ, जो मुंबई से 40-50 किलोमीटर दूर है। और मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। 6 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ एंड आज ऑलमोस्ट 3 साल हो गए दुबई शिफ्ट होके, एंड फुल टाइम ट्रेडर हूँ एंड दुबई में रहता हूँ। ओके भाई, आपसे मैं जब बात कर रहा था तो आई हैव रियलाइज कि मुझे भी बहुत सारी चीज़ें नहीं पता। जैसे एक चीज़ मुझे पता थी जो आप बता रहे थे, शारिया कंप्लायंस। राइट। भाई हमारे लोगों को भी नहीं पता, तो ये बताइए क्या होता है ये। सो शरिया कंप्लायंस बेसिकली ये होता है कि ऐसा लॉ बनाया गया है जिसको शरिया लॉ कहते हैं। शरिया लॉ इज बेसिकली फॉलोज द रिलीजन ऑफ इस्लाम, राइट? और ऑब्वियसली इस्लाम में बहुत सारी चीज़ें जो है जो प्रोहिबिटेड है, जो अलाउड नहीं, जो रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे इंटरेस्ट का पैसा, इट्स कॉल्ड हराम, इंटरेस्ट इज नॉट अलाउड, ठीक है? फिर दारू अल्कोहल, मतलब अगर कोई कंपनी है जो अल्कोहल बनाती है और आप उसमें इन्वेस्ट करो, दैट इज हराम, दैट इज नॉट अलाउड। सो एनी बिजनेस दैट इज प्रोहिबिटेड इन इस्लाम, यू आर नॉट अलाउड टू इन्वेस्ट इन दैट एज एन इन्वेस्टर, एज अ मुस्लिम। तो ये शरिया लॉ बनाया गया है। एंड सिंस हम दुबई की बात कर रहे हैं, यूएई की बात कर रहे हैं, यूएई में ऑब्वियसली 90% ऑफ द पीपल आर मुस्लिम्स, एंड दैट इज़ वाई शरिया कंप्लायंस इज़ अ वेरी बिग टॉपिक देयर, क्योंकि हर इंसान इन्वेस्ट करने से पहले सबसे पहले ये देखता है कि भाई जो भी मैं कर रहा हूँ वो शरिया कंप्लायंट है या नहीं, बिकॉज वहाँ पे उनके लिए ये चीज़ जो है सबसे ज़्यादा मायने रखती है। मुझे अभी भी याद है, मैं जब दुबई में था एक बार, सो वी वर वर्किंग ऑन अ क्रिप्टो प्रोजेक्ट, ठीक है? एंड हम बैठे थे एक लोकल इन्वेस्टर के साथ यूएई के, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट समथिंग अराउंड $80 million। $80 million आप लगा लो ऑलमोस्ट 600 करोड़ रुपए के आसपास होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। सो हम लोग वी वर डिस्कसिंग फॉर अ फंडिंग फॉर दैट क्रिप्टो प्रोजेक्ट, एंड ये लोग इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट है ना शरिया कंप्लायंस के ऊपर कि इनके पास, इन्वेस्टर्स के पास एक बंदा होता है, ठीक है? दे कॉल इट मौलवी एज वेल। जैसे हिंदुज़म में पंडित्स होते हैं, क्रिश्चियनिटी में प्रीस्ट होते हैं, वैसे इस्लाम में मौलवीज होते हैं जो बेसिकली स्कॉलर्स होते हैं, इस्लामिक स्कॉलर्स होते हैं, राइट? सो हर इन्वेस्टर के पास ऐसा एक डेडिकेटेड मौलवी होता है। ऑल दे डू इज दे जस्ट कॉल दैट पर्सन अप, उनको ये बताते हैं कि भाई ये है, दैट पर्सन विल से हलाल और हराम। इफ़ द पर्सन सेज हलाल, वो लोग करेंगे, बट इफ़ द पर्सन सेज हराम, तो तुम उनको दुनिया की सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी दे दो, वो लोग नहीं करने वाले। एंड आई रिमेंबर दिस। तो हम लोग जब अपना क्रिप्टो प्रोजेक्ट प्रपोज कर रहे थे, सो वी वर विद दिस इन्वेस्टर, he called up his Maulvi and he said crypto. The guy said haram. He was like, sorry boss, deal off. And जबकि actually the funny part is कि most of the, once again I am not an expert on this subject, but जितने भी मौलवीज है उनको actually investment है ना बहुत कम समझ में आता है। उनकी understanding obviously, if they are a Maulvi, they are a scholar on religion, यू कॉन्ट एक्सपेक्ट कि उनको इन्वेस्टमेंट समझ में आया, उनको फाइनेंशियल एसेट समझ में आया, राइट? सो कभी कभी दे पास ऑन अ रॉन्ग जजमेंट, यू नो, बट वंस अगेन आई एम नॉट द एक्सपर्ट हियर ऑन इस्लाम, बट आई एज फार एज आई नो कि हमने भी कंसल्ट किया होता है, जो हम कर रहे थे वो एक्चुअली हलाल था, बट मे बी उनको कम इन्फॉर्मेशन दी गई, उनको कम अंडरस्टैंडिंग मिल गई, तो सामने वाले ने $80 million का प्रोजेक्ट 1 सेकेंड में रिजेक्ट कर दिया, जस्ट बिकॉज द पर्सन सेड इट्स नॉट कंप्लायंट।
सो गाइज ये बताता है कि रिलीजन जो लोग फॉलो करते हैं वो कितना स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। अगर ब्राह्मण है तो वो कितना स्ट्रिक्ट है अपने रिलीजन को लेके, एंड अगर वाइस वर्सा एनी रिलीजन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। आगे बढ़ते हैं भाई, आपकी गोल्ड की बातें बहुत होती हैं। आप दुबई में चले गए, आपके हाथ में मैं देख रहा हूँ एक 70 लाख रुपए की घड़ी है, दैट इज ऑल्सो रोज गोल्ड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड मेरे को भी रोज गोल्ड पसंद है। आपने 3 साल सिर्फ गोल्ड ही ट्रेड किया है, राइट? नॉट 3 साल, अराउंड 2 साल हो गए। अराउंड 2 साल से आप सिर्फ और सिर्फ गोल्ड के अंदर ट्रेडिंग कर रहे हैं, एंड फॉर दैट आई नो दैट यू आर मिंटिंग मनी। सो कैन यू टेल द ऑडियंस कि भाई आप अगर पैसा कमा रहे हो गोल्ड से तो क्या स्ट्रेटजी आप यूज कर रहे हो? तो इसके ऊपर हमने पहले भी बात की हुई है। लाइक आई जस्ट वांट टू नो कि माइंडसेट क्या है आपका। सो माइंडसेट बड़ा सिंपल है। मैंने सिर्फ और सिर्फ गोल्ड पे इसलिए फोकस किया बिकॉज मैंने एक चीज़ कॉमन देखी सक्सेसफुल ट्रेडर्स में। आप कोई भी सक्सेसफुल ट्रेडर ले लो जो आज जेन्युइनली पैसा कमा रहा है, यू विल रियलाइज कि वो बंदा है ना मैक्सिमम 2 से 3 एसेट्स में ट्रेड करता है, उससे ज़्यादा नहीं। अब प्रॉब्लम बिगिनर्स के साथ ये है कि उनको रोज़ नया एसेट ट्रेड करना है, बट जितने भी सक्सेसफुल टॉप ट्रेडर्स हैं वो लोग बहुत स्पेसिफिक और बहुत कम एसेट्स ट्रेड करते हैं। तो ये चीज़ मुझे रियलाइज़ हुई, एंड मुझे समझ में आया कि गोल्ड जो है एक बहुत बड़ा एसेट है, राइट? कमोडिटी मार्केट है, फॉरेक्स ले लो, बहुत बड़ा मार्केट है गोल्ड का। अब जितना बड़ा मार्केट होगा उतना आपके लिए अच्छा है, बिकॉज उतना कम मैनिपुलेशन होगा, उतना ज़्यादा इजीली आप प्राइस को समझ पाओगे। तो मैंने पिकअप किया गोल्ड। अब गोल्ड जो है वो मुझे इतने अच्छे तरीके से समझ में आने लगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे समझ में आने लगे कि मैंने डिसाइड कर लिया अब इसके ऊपर ही मुझे स्ट्रैटेजी बिल्ड करना है, बिकॉज ये जो है मुझे अच्छे से समझ में आ रहा है। ये जो एसेट है इसको मैं पढ़ पा रहा हूँ, इसको मैं समझ पा रहा हूँ अच्छे से, और वहाँ से मैंने शुरुआत की। और मेरी जो मेन स्ट्रैटेजी है गोल्ड पे, तो अब गोल्ड जैसे मैंने बोला एक एसेट है, अब उसके साथ आप जितना टाइम स्पेंड करोगे उतना धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि वो एसेट बिहेव कैसे करता है। तो गोल्ड पे मैंने ये देखा कि गोल्ड जो है ना, कोई भी लेवल है, कोई भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल है, वो 2 से 3 बार टेस्ट करने के बाद ही उसको ब्रेक करता है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक मैंने ऑब्जर्व कर लिया। मैंने ऑब्जर्व कर लिया कि गोल्ड जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे रिस्पेक्ट करता है। गोल्ड का सपोर्ट और रेजिस्टेंस थोड़ा सा डिफरेंट है, उसका तरीका अलग है उसको रिस्पेक्ट करने का, वो मैंने समझ लिया, और उसी के ऊपर मैंने स्ट्रैटेजी बिल्ड कर दी, और वो इतना अच्छा काम करने लगा मेरे फेवर में कि फिर मैंने कभी गोल्ड से स्विच ही नहीं किया। और कुछ रीज़न भी नहीं मिला, बिकॉज इन दी एंड आप मार्केट में पैसा कमाने के लिए बैठे हो। अगर आपका पैसा बन रहा है तो आपको क्यों स्विच करना है? गॉट इट। भाई आप हेज फंड्स के बारे में भी बात करते हो, हमारी ऑडियंस भी जानना चाहती है कि एक्चुअली हेज फंड्स क्या है। क्या दुबई में हमारी ऑडियंस जाके, अगर ये हमारी ऑडियंस प्रॉफिटेबल होंगे तो वो हेज फंड्स खोल के मैनेज कर सकते हैं? इसके कंप्लाइंसेस क्या है, मिनिमम कितना पैसा लगता है? तो एक बार हेज फंड्स को ब्रीफ में बताओ ना। सो सबसे पहले ये समझते हैं कि हेज फंड और नॉर्मल फंड में क्या फ़र्क होता है। सो एक नॉर्मल म्यूचुअल फंड होता है ना, नॉर्मल म्यूचुअल फंड जो है वो ऐसा फंड होता है जहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ बाइंग कर सकते हो, आप शॉर्ट पोजीशंस नहीं खोल सकते म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड में आप जो है एसेट्स लोगे, उसको बाय करोगे और छोड़ दोगे। हेज फंड होता है, हेज फंड के पास अथॉरिटी होती है एसेट्स को शॉर्ट करने की। तो एज अ हेज फंड मैनेजर आप शॉर्ट्स भी खेल सकते हो, राइट? आप रिस्क मैनेज कर सकते हो, आप डिफरेंट एज एन हेज फंड मैनेजर आपके पास और बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के। लाइक फॉर एग्जांपल, अब अगर मैं एक इंडियन मार्केट में म्यूचुअल फंड चला रहा हूँ तो मैं इंडियन इक्विटी खरीद सकता हूँ, राइट? और ज़्यादा से ज़्यादा डेट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट कर सकता हूँ। बट हेज फंड्स में ऑप्शंस आर एंडलेस, राइट? और दूसरी चीज़, हेज फंड्स में जो है ऑब्वियसली जो स्ट्रक्चर होता है इन्वेस्टर के साथ कि आप कितना कमीशन लोगे, कितना प्रॉफिट शेयर करोगे, क्या स्लैब रेट होता है, वो सारी चीज़ें भी बहुत अलग होती है। एंड टू आंसर योर क्वेश्चन कि अगर मान लो कोई प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, उसको जाके अपना हेज फंड खोलना है, इट इज़ नॉट सो सिंपल, बिकॉज वो भी डिटरमाइन करता है कि आप कहाँ पे जाके लाइसेंस ले रहे हो हेज फंड का, कौन सी कंट्री में आप लाइसेंस ले रहे हो। अगर आप मान लो कोई छोटी मोटी टैक्स हेवन में लाइसेंस ले लो, मान लो आपको मॉरिशस में लाइसेंस चाहिए, केमैन आइलैंड्स में चाहिए, इथियोपिया में चाहिए, ये सारी कंट्रीज़ में आपको इजीली मिल जाएगा। 5-10 हज़ार डॉलर के अंदर आपका लाइसेंस वाइसेंस बन जाएगा और आप काम कर पाओगे। बट प्रॉब्लम है कि कोई आपके ऊपर भरोसा नहीं करेगा, बिकॉज जितनी भी डब्बा कंपनीज होती ना, जितने भी ऐसे फंड्स होते हैं जो कुछ शेडी काम कर रहे हैं, वो यही सारे एरियाज में रजिस्टर्ड होते हैं, राइट? बट अगर मान लो आपको अगर दुबई में यूएई का लाइसेंस आपको चाहिए, यूएई का सबसे जो वन ऑफ द टॉप लाइसेंस है वो DIFC का लाइसेंस है। DIFC का फुल फॉर्म इज दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर। अब DIFC का अगर आपको एक लाइसेंस आता है 3C कैटेगरी लाइसेंस, ये 3C कैटेगरी लाइसेंस इज द टॉप मोस्ट लेवल ऑफ लाइसेंस दैट यू कैन गेट एज एन हेज फंड मैनेजर। और उसका कॉस्ट आता है अराउंड $2 million। Okay, that's in Indian rupees. That in Indian rupees around 17 crore rupees, 17 करोड़ रुपए का आपका लाइसेंस आएगा अगर आपको UAE का हेज फंड चलाना है। तो उसके बाद आप पैसे उठाओ किसी से भी, कितना भी, पैसे भी आप ही को उठा के लाने होंगे, पैसे भी आपको उठा के लाने हैं, ऊपर से भी आपको करना है, ट्रेड भी आपको करना है, प्रॉफिट भी आपको देना है, ऊपर से
हज़ारों रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके ऊपर लागू रहेंगे, बिकॉज आपको लाइसेंस मिल गया इसका मतलब ही नहीं आप कुछ भी कर सकते हो। आपके ऊपर ऑडिट्स होंगे, एवरी ईयर आपको कुछ फीस भी पे करनी पड़ती है लाइसेंस मेंटेन करने के लिए। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एक्चुअली ओपन अ प्रॉपर हेज फंड, राइट। और ऊपर से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्रेडिबिलिटी भी बहुत मैटर करती है, बिकॉज आप हेज फंड चला रहे हो, ठीक है। आप हेज फंड खोलना तो बहुत आसान काम है, ठीक है। मॉरिशस में रजिस्टर कर लिया, कोई आइलैंड पे रजिस्टर करके हेज फंड चालू कर दिया, लेकिन आपको कोई पैसा क्यों देगा? आपकी क्रेडिबिलिटी क्या है, आपका रिलेशनशिप क्या है इन्वेस्टर के साथ, राइट। आपका ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए, क्योंकि इस मार्केट में सामने वाला ना रिटर्न से ज़्यादा अपने कैपिटल को बचाता है। ट्रस्ट ज़्यादा मैटर करता है, बिकॉज अगर मेरे पास दो ऑप्शंस है, एक बंदा मुझे कह रहा है मैं आपको महीने का 10% रिटर्न दूंगा, एक बंदा मुझे कह रहा है मैं आपको साल का 10% रिटर्न दूंगा, बट जो 10% साल का दे रहा है अगर उसमें मुझे ज़्यादा ट्रस्ट है ना, मैं उसके पास ही अपने पैसे रखूंगा। बिकॉज ये जो लोग हैं ना जिनके पास करोड़ों में पैसा है, उनको 10% में भी ना बहुत मिल जाता है। अब अगर मैं $100 मिलियन इन्वेस्ट कर रहा हूँ, साल का मुझे 10% मिल रहा है, दैट मीन साल का मैं 10 मिलियन कमा रहा हूँ। 10 मिलियन हो गया 83 करोड़ रुपीस साल का। अगर मुझे साल का 80 करोड़ रुपया भी आ रहा है तो फिर क्या प्रॉब्लम है, राइट। तो बट वो 80 करोड़ रुपए के लिए मैं लालच में आके ना ऐसे इंसान के साथ इन्वेस्ट नहीं करूंगा जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट नहीं कर सकता, जो आपका चले जाए। सो उमर भाई, मतलब अब देखो इंडिया के बारे में तो मुझे पता है कि इंडिया में इंदौर और गुजरात में लोग बैठ के कॉल करते हैं, सर टिप ले लो, फ्री में ले लो, और फिर किसी को अपना, ठीक है। मतलब इंडिया के बारे में हमें इतना पता है उमर भाई कि इंदौर, गुजरात और मल्टीपल सिटीज़ से कॉल जाएगा नॉर्मल कस्टमर को, वो बोलेंगे फ्री का कॉल ले लो, टिप ले लो। जैसे ही फ्री का कोई टिप लेगा और उसके बाद उसको फिर एक पेड टिप दे देंगे और उसका हो गया काम, उसका लॉस करवा देते हैं। क्या दुबई में भी ये सब चलता है? तो फनी थिंग इज कि दुबई जो है वो बहुत फेमस है स्ट्रिक्ट लॉज के लिए। या एग्जैक्टली, मतलब दुबई, सॉरी टू कट यू ऑफ, बट दुबई बहुत स्ट्रिक्ट लॉज मानता है। बट वहीं पर अगर हम देखेंगे तो हमें वीडियोस में दिखता है कि बड़ी बड़ी कार्स जा रही हैं एंड यू नो नाइट क्लब्स के आगे पार्टी हो रही है, लोग दारू पी रहे हैं। मतलब एक बहुत ही अलग कल्चर देखने को मिलता है। प्लस हमें ये भी पता है कि रूल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। तो ट्रेडिंग से रिलेटेड अगर हम देखें तो कुछ आप ऐसा बता सकते हैं कि दुबई के अंदर एग्जैक्टली जो दिखता है वही होता है या कुछ अलग ही चल रहा है? सो दुबई में ना 3 कैटेगरी के लोग हैं, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी इज द लेबर क्लास, ओके, जो जिसको दिखाया ही नहीं जाता, जो बेसिकली दुबई के दूसरे साइड होते हैं, बर दुबई में रहते हैं। लेबर क्लास में बांग्लादेशी आते हैं, पाकिस्तानी आते हैं, इंडियंस आते हैं, नेपालीज आते हैं, फिलिपिनो आते हैं। सो ये जो इतने लोग हैं, ये लोग बेसिकली लेबर क्लास में आते हैं। ये पूरे बर दुबई में, ये पूरे बर दुबई में रहते हैं सब, लेबर कैंप्स में, सब ऑड एरियाज में, सब ऑड जॉब्स ये लोग करते हैं, ठीक है। दूसरी कैटेगरी होती है जो लोग जिनके पास एक्चुअली बहुत पैसा है। अब ये कैटेगरी में भी 2 सब कैटेगरी है। एक कैटेगरी वो जो खुद यूएई का लोकल है, जिसने खुद पैसा कमाया है वहीं पे रह के, और दूसरी कैटेगरी है जो लोगों ने दूसरे देश में बहुत पैसा कमा लिया और अब दुबई में आके सेटल हो गए बिकॉज टैक्स फ्री और अब लाइफ एंजॉय करनी है। फिर आती है थर्ड कैटेगरी जो सबसे ज्यादा बड़ी है, ठीक है। लेबर क्लास 10% हो गया, सुपर रिच हो गया 10%। 80% कैटेगरी जो है वो ये कैटेगरी है जो वहाँ पे नॉर्मल मिडिल क्लास की तरह जॉब कर रही है, बट दुनिया को दिखा रही है कि भाई मैं बहुत पैसा कमा रहा हूँ। एंड ये चीज़ ना दुबई में करना सबसे आसान है, सबसे आसान है। आई टेल यू हाउ। अगर आप दुबई जाते हो, ठीक है, इंडिया से ही एग्जाम्पल ले लो। आज मैं अगर इंडिया से दुबई जाता हूँ, मेरी राउंड ट्रिप का कॉस्ट आएगा ऑलमोस्ट 50,000 रुपये। 50,000 रुपये में दुबई पहुंचूंगा। मुझे 3-4 हज़ार रुपया पर डे में, 3-4 हज़ार भी बहुत ज़्यादा, स्पोर्ट्स कार मिल जाती है। स्पोर्ट्स कार तो नहीं, 3-4 हज़ार रुपये में मुझे होटल मिल जाएगी पर नाइट। वो भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, उससे कम में मिल जाएगी, 1,000-2,000 में मिल जाएगी, ठीक है। अब मान लो मैं गया दुबई, ठीक है, फ्लाइट पे मैंने 50,000 खर्च किए, 3 दिन के लिए मैं गया, होटल पे मैंने 12,000 खर्च कर दिए, कितना हो गया, 62,000 हो गया। 62,000 हुआ। अब वहाँ पे 10,000 और ऐड कर लो खाने पीने का जो भी है। अब अगर आप पाकिस्तानी रेस्टोरेंट, इंडियन रेस्टोरेंट में जाओगे एकदम बर दुबई साइड, तो उसमें खाना भी आपको दिन में 1,000 रुपये में खाना आपको पूरा मिल जाएगा। अब अगर मैं वहाँ जाता हूँ 70,000 रुपये में, आई कैन गो टू दुबई, आई कैन टेक द मेट्रो से मैं बुर्ज खलीफा पे उतर के बुर्ज खलीफा के साथ फोटो डाल सकता हूँ। बुर्ज खलीफा के पास लैम्बोर्गिनी खड़ी है, लैम्बोर्गिनी के साथ फोटो डाल सकता हूँ, अपने इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, और इंस्टाग्राम पे आप सबको लगेगा कि भाई ये बंदा दुबई में रहता है, लैम्बो के साथ फोटो डाल रहा है, मतलब ये बहुत अच्छा कर रहा है। अब ये सब कितने में हुआ? सिर्फ 70,000 रुपये में। अब 70,000 रुपये इज नॉट अ वेरी बिग डील। ये तो पीनट्स है। तो दुबई में ना जो सिटी जो बनी है वो बनी शो ऑफ के लिए, राइट, ताकि लोग आए और शो ऑफ करें। अब इससे फायदा किसका हो रहा है? चेन रिएक्शन। फायदा हो रहा है दुबई का, गवर्नमेंट, टूरिज्म का। एंड बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि दुबई जो है वो ऑयल मनी पे चल रहा है। एक्चुअली दुबई के पास ऑयल है ही नहीं, जितना भी ऑयल है ना सब अबू धाबी के पास है।
दुबई जो है 90% इनकम दुबई का टूरिज्म से आता है, टूरिज्म से, टूरिज्म और रियल एस्टेट। तभी उन्होंने रियल एस्टेट और टूरिज्म इतना फाइन किया हुआ है कि साफ दिखता है, एकदम क्लीन, Exactly. एंड सिक्योरिटी भी एकदम टॉप मैक्स है। गॉट इट भाई, ये तो हो गया, चलो कि अपन को समझ में आ रहा है लोग लग्जरी की वजह से दुबई जा रहे हैं, बट ट्रेडिंग का क्या सीन है वहाँ पर? क्योंकि मैं देखता हूँ यार इंडिया के अंदर ट्रेडर्स जो हैं वो वेरीफाइड पीएनएल के पीछे मर जाते हैं। Correct. ठीक है, क्या दुबई में भी ये सिस्टम है? सो दुबई में ऑनेस्टली ना किसी को पड़ी नहीं है। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि दुबई में जो है लाइफ जो है ना बहुत अनकंफर्टेबल है अगर आप ज़्यादा पैसे नहीं कमा रहे हो तो। क्योंकि क्या होता है आपको ना रोज़ देखने को मिलता है कि आप क्या मिस कर रहे हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दुबई में हूँ, ठीक है, मैं एक नॉर्मल जॉब कर रहा हूँ 2 लाख रुपया पर मंथ की। अब 2 लाख रुपया पर मंथ इज 10,000 दिरहम्स वहाँ पे। 10,000 दिरहम्स पर मंथ इज अ वेरी लो इनकम, ठीक है, इन दुबई। अब मैं अगर 10,000 दिरहम की नौकरी कर रहा हूँ, मैं रोज काम पे जा रहा हूँ, मेट्रो में जा रहा हूँ, मुझे रोज लैम्बोर्गिनी दिख रही है, मुझे रोज एस्टन मार्टिन, मैक्लैरेन, ये सारी गाड़ियाँ दिख रही है, मुझे रोज 5 स्टार होटल दिख रही है, जो जिसका दिन का किराया मेरी सैलरी है मंथली। तो दुबई में ना लोग डिस्ट्रैक्टेड नहीं है, दुबई में लोग बहुत हसल मोड में होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं कि भाई कुछ तो करना अभी कुछ तो करना है, बहुत कुछ करना बाकी है। बट इंडिया में प्रॉब्लम क्या पता है, इंडिया में अगर आप महीने का 1 लाख भी कमा रहे हो ना, आपको ऐसा फील होता है कि मैं तो राजा हूँ भाई, मैंने तो भाई कर लिया। ये देखो पीछे चौल दिख रही होगी नीचे। एग्जैक्टली, तो इससे क्या मोटिवेशन मिलेगा? This is the अब ये problem. पीछे ये दिख रही थी तो मैंने अभी व्लॉग पे लिटरली बोला कि गाइस एक दिन ऐसा कोई घर हाई राइज पे लेंगे। सीधी सी बात है, तो आपका एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है, राइट। बट जहाँ तक आपका क्वेश्चन था कि ट्रेडिंग को लेके, नाउ व्हेन इट कम्स टू ट्रेडिंग 90% ऑफ पीपल आर वंस अगेन फोकस्ड ऑन देमसेल्व्स, व्हिच इज व्हाट आई लव। अब क्योंकि और इसके पीछे एक और रीजन ये है कि अगर एक ट्रेडर दुबई तक पहुंच जाता है, दैट मीन्स उसने जिंदगी में कुछ तो किया है, दैट मीन्स पैसा बनाया है। बिकॉज दुबई में ना 1 साल, अगर मतलब ये मेरे मेंटोर भी कहते थे, अगर आपने दुबई में 1 साल से ज़्यादा सर्वाइव कर लिया ना, इसका मतलब भाई आपने लाइफ में कुछ तो किया है। बिकॉज 90% ऑफ द पीपल दैट आई नो जो दुबई आते हैं, फर्स्ट ईयर में उनकी हालत ख़राब हो जाती है। फर्स्ट ईयर में उनको समझ में आ जाता है कि भाई हमसे नहीं हो पाएगा, ये बच्चों का खेल नहीं है, राइट। तो अगर आपने, आज मैं 3 साल से दुबई में हूँ, अगर आपने 1 साल से ज़्यादा सर्वाइव कर लिया ना दुबई में, दैट मीन्स आपने कुछ तो किया लाइफ में। तो वहाँ पे लोग ही ऐसे जिनके पास फालतू का टाइम नहीं फालतू बातें करने का, हाँ राइट। तो ये सब चीज़ों में पड़ता ही नहीं कोई, बिकॉज ही नहीं है। आप सीधी सी बात है, मुझे एक बात बताओ, लोग कितना भी वेरीफाइड पीएनएल मांग ले, किसी और के वेरीफाइड पीएनएल से मेरे पैसे बन रहे क्या? नहीं बन रहे ना, नहीं बन रहे। इंडिया इज मोर अबाउट क्रिटिसिज्म कि हाँ हम ये करें वो करें। दुबई इज मोर अबाउट कि भाई तू अपना कर रहा है, करते दे, तेरे को मेरे को कोई मतलब नहीं, मैं अपना कमाऊंगा और मैं अपनी जी वैगन में घूमूंगा। 100%। एंड इवन आई सॉ दैट द टेक्नोलॉजी इन दुबई जो इतनी आगे निकल गई, जैसे आपने ये दिखाया था कि एक ऐसे टैप किया पेमेंट हो गई, क्रेजी यार, मतलब सही है। तो उमर भाई चलो ये सब तो समझ में आ गया, अपना शारिया कंप्लाइंस क्या होता है, माइंडसेट क्या होता है, दुबई के अंदर कैसी चीज़ें चल रही हैं। भाई आपने सबसे बड़ा ट्रेडिंग अकाउंट कौन सा ट्रेड किया अभी तक? तो मैं आपको अपना एक अकाउंट दिखाऊंगा जो मैं मैनेज करता हूँ, ठीक है। मैं स्क्रीन पे, आई डोंट वांट टू शो इट टू द व्यूअर्स, बट मैं आपको अपना फ़ोन खोल के आपको दिखाऊंगा अकाउंट, ठीक है। आप देखना कि कितने जीरोज है इसमें। अबे भाई 100 के ऊपर क्या आता है? ओके ये आई गेस दैट्स अराउंड बिलियंस में है ये। तो द प्रॉब्लम इज शाश्वत भाई कि इंडिया में ना, that's the net worth of India's richest person, उसका कुछ 50% स्लैश कर लेना। तो मैं ये बोल रहा था कि इंडिया का प्रॉब्लम क्या पता है कि हम लोगों को ऐसा लगता है कि 1 करोड़ 2 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। प्रॉब्लम इसकी, जब आप, रियलिटी ये है कि आप जब इंडिया से बाहर निकलोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि दुनिया में एक्चुअली पैसा कितना है, ठीक है। अब अगर ये जो नंबर मैंने आपको दिखाया है, अगर मैं कैमरा पे बोल दूंगा तो 99% नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल लोगों के दिमाग में ये नंबर है ही नहीं, सबसे पहली चीज़। हाँ इन्होंने तो कभी लाइफ में नहीं सोचा होगा। लोगों ने सबसे ज़्यादा क्या सुना है पता है? 1000 करोड़। हाँ तो ये नंबर अगर मैं बोल भी दूंगा ना, तो लोग 99% यही बोलेंगे कि बंदा झूठ बोल रहा है, स्कैम कर रहा है। अब आपको मैंने लिटरली खोल के दिखाया प्रूफ के साथ, यू विल अंडरस्टैंड। बट प्रॉब्लम इज कि, एंड दिस इज व्हाई आई लाइक टू कीप माई नंबर्स प्राइवेट, क्योंकि अगर मैं बोल भी दूंगा ना यार, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोग फिर भी कमेंट करने वाले हैं, फिर भी हेट। मैं आपको बताऊँ एक स्टोरी, मैंने जब टियागो ली ना 6 लाख रुपए की,
तो पीपल वर लाइक कि तू इतना कमाता है, बोलता है ट्रेड करता है, तो तू टियागो क्यों चला रहा है? अब मैंने सोचा है नहीं, टियागो को मैं हैरियर में अपग्रेड करूँ। जब मैंने हैरियर ली ब्लैक कलर की 30 लाख की, तो पीपल वर लाइक कि भाई ज़बरदस्ती का क्या इतना अपग्रेड करना, क्या शो ऑफ करना, मतलब तुम नॉर्मल टियागो भी तो चला सकते थे। भाई जब मैं कुछ नहीं कर रहा था तब तुम बोल रहे थे, जब मैं कुछ कर रहा हूँ तब बोल रहे हो। अब मैंने BMW की Z4 ले ली, पीपल वर लाइक कि क्यों इतनी महंगी गाड़ी लेना है, ज़मीन में इन्वेस्ट करना। भाई तेरे बाप से थोड़ा ना ले रहा हूँ मैं पैसे, खुद कमा रहा हूँ, इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ। इंडिया का ना माइंडसेट ही यही है कि पीपल आर लाइक जेलस, दे आर नॉट लाइक कि हम कैसे ग्रो करें। प्रॉब्लम वही है देखो, बिकॉज एंड दैट इज माई एंटायर पॉइंट कि मैं अगर अपना PNL शेयर करूंगा तो भी हेट कमेंट आएंगे, अगर PNL शेयर करूंगा तो बोलेंगे फेक है, नहीं शेयर करता हूँ तो बोलते हैं स्कैमर है। अगर मैं शेयर करूंगा उसके बाद भी जब नेगेटिव कमेंट आने वाले तो उससे अच्छा मैं अपनी चीज़ों को प्राइवेट रखूँ ना, मुझे मैं क्यों भाई डिस्क्लोज करूं? सेम मेरे पे, मैंने अपना लास्ट मंथ का डाला अपना PNL स्टेटमेंट, एंड इट वाज लाइक कि जियान आ गया वापस। सो अब प्रॉफिट लॉसेस पे कुछ बोल तो सकते नहीं, क्योंकि थप्पड़ मार दिया उस पे PNL स्टेटमेंट देके वेरीफाइड लिंक के साथ। सो दे आर लाइक कि अब जियान आ गया, अब हेल्थ पे बोलेंगे। तो यार दिस इज द केस भाई, मतलब क्रेजी। भाई ये सब तो ठीक है, अब आप मतलब अगर $1 बिलियन अगर देख रहे हैं यहाँ पर, तो आपके फ्रेंड्स भी वैसे होंगे। करेक्ट, इनका माइंडसेट कैसा होता है? लाइक चलो आप तो इंडियन ओरिजिन में बॉर्न हुए हो, राइट, जो पैदा ही बाहर होते हैं, ठीक है, लेट्स से स्पेन में हुए या कोई बाहर की कंट्रीज में कितना बड़ा वॉल्यूम ट्रेड होता है, US का कोई आपका फ्रेंड होगा, ये भी ट्रेडर्स होंगे, इनके पास भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का तो पोर्टफोलियो होगा, $5-10 बिलियन। राइट। तो इनका माइंडसेट क्या होता है? ये कहाँ रुकते हैं, क्या खाते हैं? तो एक बार क्या हुआ था, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ। तो दुबई में ना एक होटल है, बुल्गारी होटल, ठीक है। हाँ। और वहाँ पे दुनिया के जितने भी सब टॉप लोग हैं वो आते हैं। एक बार मैं बुल्गारी में रुका हुआ था, तब क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी वहाँ पे रुका हुआ था। इसके ऊपर मैंने बात भी की एक बार। एंड मेरा एक फ्रेंड है, उसको होटल्स का बड़ा शौक है, ठीक है। उसने मुझे पकड़ के बुल्गारी ले गया मुझे। अब वहाँ पे गया मैं, तो पर नाइट वहाँ की स्वीट का कॉस्ट है 5 लाख रुपए, ठीक है, पर नाइट, एक रात का 5 लाख रुपए। अब वंस अगेन मैं किसी को बोलूँगा कि भाई मैंने होटल में 5 लाख रुपए डाल दिए एक रात की, तो वो मुझे पागल ही बोलेगा, ठीक है। बट प्रॉब्लम वही है कि लोगों का माइंडसेट है ना, पहुंच ही नहीं पाता यहाँ पे। दे वोंट थिंक अबाउट कि अगर चलते फिरते रोनाल्डो से बात हो गई, इट वुड बी नेटवर्किंग कनेक्शन। एंड मेरे साथ वही हुआ। आई एम नॉट सेइंग मैं रोनाल्डो से मिला, बट मैं आई मेट अ गाय हु इज अ क्रिप्टो बिलियनर, ठीक है। उससे मिलने की वजह से मुझे ऐसे ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिले, ऐसे ऐसे रास्ते ओपन हो गए ना, जिसकी वजह से मेरा समझ लो अगले 10 साल का, अगर मैं 10 साल भी वो होटल में रहूंगा ना अगले, तो मेरा भी कॉस्ट रिकवर हो गया। तो इन दी एंड आपको ऐसी जगह जाना है जहाँ पे ऐसे बिलियनर्स मिले, बिकॉज योर क्वेश्चन वाज कि इनका माइंडसेट कैसा होता है। अब अगर आपको इनका माइंडसेट जानना है तो आपको वही जगह जाना पड़ेगा जहाँ ऐसे लोग जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम इसकी, अब अगर मैं किसी को बोलूंगा भाई चलो 5 लाख खर्च करते हैं होटल पे, तो वो बोलेगा भाई तू पागल हो गया है। बट एट द सेम टाइम वही सेम बंदा मुझे बोलेगा मुझे पैसे कमाने हैं। तो ऐसा थोड़ी होता है, राइट। यू हैव टू बी इन द प्लेसेस जहाँ पे ऐसे बिलियनर्स बैठ रहे, टू मीट दिस पीपल, टू अंडरस्टैंड दिस पीपल। एंड मैंने जब ये बात समझी ना, तब से शाश्वत मेरा मेजॉरिटी ऑफ एक्सपेंस जो होता है एक्सपीरियंसेस पे होता है। एक्सपीरियंसेस मेरे को ऐसी एक्सपीरियंसेस पे खर्च करना है, ऐसी जगह जाना है जहाँ पे मैं अपने से बेहतर माइंडसेट वाले लोगों से मिल सकूँ, उनसे इंटरेक्ट कर सकूँ, बिकॉज वहाँ ही मुझे ग्रोथ मिलती है। मतलब देखो 24 आवर्स सबके पास होता है। कुछ लोग जो गांव में होते हैं वो फ़ोन चला चला के पागल हो जाते हैं PUBG खेल के, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो पैसा खर्चा करते हैं जैसे आप, जस्ट टू गेट दैट एक्सपीरियंस फ्रॉम अ बिलियनर कि वो क्या माइंडसेट रखता है, क्योंकि एनीवेज वो आप उसको बोल तो नहीं सकते मेंटर हो, सिखाओ मेरे को बैठा के। तो दिस इज हाउ यू लर्न, आई गेस। एकदम सीधी सी बात है, क्योंकि देखो यार, जो भी इस दुनिया में आया है ऊपर से कोई नॉलेज तो लेके आया नहीं है, राइट। तो आपके पास सीखने के क्या सोर्स है? आपके पास वही सोर्स है कि भाई जिसने खुद नहीं किया है वो मुझे सिखाएगा। अब क्योंकि अगर आपके पास ऑलरेडी बिलियनर बनने का माइंडसेट होता तो आप बिलियनर होते ना यार। अब अगर आज आप बिलियनर नहीं बन पा रहे, दैट मींस आपको नहीं पता है कैसे करना है। तो वो कौन बताएगा? वो आपको वही बताएगा जिसने खुद नहीं किया है। एंड इसीलिए आपको ऐसी नेटवर्किंग इवेंट्स और ऐसे एक्सपीरियंसेस पे स्पेंड करना है जहाँ पे आप ऐसे लोगों से मिल पाए एंड उनसे सीख सके। गॉट इट भाई, मतलब क्रेजी इनसाइट यार, मतलब लेजिट। और एक चीज़ मैंने ये भी देखी है भाई कि दुबई के जो लोग होते हैं वो रिस्क भी ज़्यादा लेते हैं, ऐसा भी है। 100%, क्योंकि आप मतलब लाइक आई सेड कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हु आर इन दुबई, वो लोगों ने लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव कर लिया है, लाइक आई सेड। क्योंकि दुबई में सिर्फ रहना, सर्वाइव करना एक अचीवमेंट है, राइट। कॉस्ट ऑफ लिविंग वहाँ की बहुत 100%। तो वहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारे लोग हैं जो जिन्होंने अपना सर्वाइवल जो है सब सॉर्ट आउट कर दिया है। अब अगर वो लोग जिंदगी भर कुछ नहीं करेंगे तो भी दे कैन लिव द रेस्ट ऑफ द लाइफ कंफर्टेबली। तो उनके पास जो बचा कुचा पैसा है वो लोग उस पर लेते हैं, रिस्क लेते हैं।
गॉट इट. सो गाइज ओवरऑल अगर हम समराइज करें कि दुबई और इंडियन ट्रेडर्स का माइंडसेट, सो जहाँ तक मैंने आपसे सीखा कि इंडियन ट्रेडर्स पहली बात तो रिस्क लेने से बहुत डरते हैं, दूसरी बात कुछ भी अनशंड करते हैं, तीसरी बात यहाँ हेज फंड के नाम की कोई चीज़ नहीं है, म्यूचुअल फंड्स ही है. ठीक है, कोई अगर फंड चला भी रहा है तो वो हेज फंड बोल के चला रहा है, लेकिन इट्स अ इलीगल थिंग. नॉट नेसेसरीली, हेज फंड्स का भी कॉन्सेप्ट इंडिया में है. बट अभी तक मैंने कुछ सुना नहीं कि बहुत बड़ा कोई हेज फंड ऑपरेट कर करेक्ट, रहा ये जो चल रहा है ये जो है सब प्राइवेट लेवल्स पे चलता है, मतलब इट इज नॉट ओपन टू रिटेलर्स. हाँ एग्जैक्टली. और एट द सेम टाइम दुबई में देयर इज अ प्रॉपर रूल कंप्लाइंस, आप ले लो और पैसे उठाओ और बढ़िया काम करो. एंड पीपल आर प्रॉफिटेबल, तभी तो वो ट्रेड करके काम कर रहे हैं, राइट? तभी तो फंड संभाल रहे हैं. भाई अब देखो हम ट्रेडिंग में इतना आगे आ गए हैं, ठीक है, हमने 2 पॉडकास्ट ऑलरेडी कर लिया, हम तीसरा करने वाले हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट दिस पॉडकास्ट ऑल्सो आई वॉन्ट टू नो फर्स्ट वन क्वेश्चन. आप तो इंट्रो दे ही चुके हो. अब क्या education is necessary for trading, formal education, like completing your 10th standard, 12th standard, going to a college for bachelor's and then going for a master's degree and then going for a post-graduate करके फिर trading सीखें, CFA सीख लें level 1, level 2, level 3, ये सब करके एक इंसान को start करना चाहिए, या फिर practice and you make money? तो मैं ना आपको एकदम सिंपल सा जवाब देता हूँ. मैं अपना खुद का एग्जांपल लेता हूँ, बाकी लोगों के लिए मैं बात नहीं कर सकता. मैं सीए कर रहा था, ठीक है. ओके, आई वाज डूइंग सीए. मैंने फर्स्ट लेवल क्लियर किया, सेकंड लेवल पे मैंने ड्रॉप मार दिया. 2021 में मैंने ड्रॉप आउट कर दिया. मैंने ड्रॉप आउट कर लिया तो बेसिकली बाय क्वालिफिकेशन आई एम अ 12th पास, ठीक है. 12वीं पास हूँ मैं. मी टू. एंड जब से मैं दुबई में हूँ, आज 3 साल हो गए मुझे दुबई में रह के. आई हैव वर्कड विद हेज फंड मैनेजर्स, आई हैव वर्कड विद द टॉप फाइनेंस पीपल इन दुबई. आज तक मुझसे किसी ने मेरी डिग्री नहीं मांगी है. आज तक मुझसे किसी ने ये नहीं पूछा कि भाई तूने पढ़ाई क्या की है. एंड इन दी एंड व्हाट रियली मैटर्स इज आप पैसा बना रहे हो और सामने वाले के लिए बना सकते हो या नहीं बना सकते हो. बिकॉज मेरे हिसाब से फॉर्मल एजुकेशन क्या है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड फॉर्मल एजुकेशन क्या है. अगर आप एक कॉलेज के ओनर हो या एक आप यूनिवर्सिटी ओन करते हो, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर रनिंग अ बिजनेस, राइट? यू डोंट केयर कि मेरे स्टूडेंट्स MBA बने, CFA बने या नहीं बने. व्हाट यू केयर इज मेरे कॉलेज में बच्चे आए, मुझे फीस पे करे और मैं पैसा बना लूँ. So the entire purpose of a university or a college is to make money out of you. And you think that मैं कॉलेज जाके मैं पैसा बनाऊंगा. तुम तो अपनी जेब खाली कर रहे हो वहां जाके. And you think कि वो तुम्हारी जेब में पैसा डालेगा. You are the biggest fool in the world. क्योंकि आप एक्चुअली एक बिजनेस को पे कर रहे हो to give you a qualification where you think you're going to make money. While actually you are putting money in somebody else's pocket. True. तभी मैं भी गाइस 12th के बाद नहीं गया कॉलेज. It was good. एंड आई हैव सीन इवन अभी जो RTI फाइल हुई थी जिसमें IIT एंड IIMs आर नॉट 100% जिसके जॉब्स लग रहे हैं, प्लेसमेंट्स नहीं मिल रही है. देयर आर ड्रॉप्स की 40% लोगों का प्लेसमेंट ही नहीं मिला. इवन आफ्टर स्टडिंग फ्रॉम IIT IIM अगर तुम्हें प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है तो तुम दूसरे कॉलेजेस तो छोड़ ही दो. एंड अगर आप ना इसको लेके, आई एम श्योर देयर विल बी अ लॉट ऑफ पीपल हु विल ट्राई टू आर्ग्यू विद मी, बट आई विल से वन मोर थिंग. आप है ना एकदम सिंपल सा कैलकुलेशन ले लेते हैं, ठीक है. फॉर लेट्स से एन नॉर्मल डिग्री, ठीक है. MBA की बात कर लेते हैं, ठीक है. MBA बहुत पॉपुलर है लोगों के बीच में, तो MBA की बात कर लेते हैं. एक अच्छी MBA कॉलेज का फीस आपको भरना पड़ेगा अराउंड 25 लाख. ओके, ठीक है. आपने 25 लाख भरे, आपको आई थिंक 3 साल पढ़ाई करनी होती है, तो 3 साल में आई थिंक आपका 25-30 लाख रुपया खर्च होगा, ठीक है. 3 साल आपने ज़िंदगी के डाले, उसके बाद आप पास हो गए. उसके बाद आपको ढूंढनी है नौकरी जिसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको नौकरी मिलेगी या नहीं. सो आप 25-30 लाख रुपए डाल रहे हो फॉर 3 years where there is no guarantee that after 3 years you will get a job or not. ठीक है. अगर ये सेम 25-30 लाख रुपए आप अगर खाली निफ्टी 50 में भी डाल दोगे, 3 साल में डबल तो होगा. ट्रू. बट ठीक है, उसको फिर भी साइड में रखते हैं. नौकरी मान लो मिल जाती है, ठीक है. अब मुझे नौकरी मिल गई, अब मेरी स्टार्टिंग सैलरी मैक्स टू मैक्स, बेस्ट के सिनेरियो बोल रहा हूँ, बेस्ट के सिनेरियो 1 लाख रुपए होगी पर मंथ. अब अगर मेरे जो 1 लाख रुपए पर मंथ सैलरी मिल रही है, दैट मीन्स अब मेरा कॉस्ट कितना है? 25 लाख रुपया प्लस 3 years ऑफ माई लाइफ. अब 25 लाख रुपए का कॉस्ट है मेरा. अब मुझे 25 महीने काम करने पड़ेंगे टू जस्ट रिकवर वॉट एवर आई हैव पुट, राइट. अब अगर एक इंसान यंग टू यंग अगर 24 साल की उम्र में भी MBA बनता है, तो उसको अब 25 महीने और काम करने हैं टू जस्ट रिकवर वॉट एवर मनी हैज पुट. बट ये सब में हमने इन्फ्लेशन की तो बात ही नहीं की, क्योंकि आप 3 साल डाल रहे हो, उसके बाद आप 2-3 साल और डाल रहे हो टू रिकवर द सेम अमाउंट ऑफ मनी. बट अब जो 25 लाख रुपए आपने आज डाले हैं,
उसकी वैल्यू 5 साल 10 साल बाद 25 लाख तो रहने वाली नहीं है। एंड इन्फ्लेशन के बाद कंपीटिशन भी तो बढ़ रहा है, इन्फ्लेशन के साथ कंपटीशन भी सीधी सी बात है। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो आउटडेट होता जा रहा है। हाँ, AI आ रहा है, ठीक है, AI इज रिप्लेसिंग एवरीथिंग। हमारे 12th स्टैंडर्ड तक कहीं पर भी है कि बुक्स नहीं है। 100%। एंड द सैड पार्ट इज कि ऑल द पीपल हु आर राइट नाउ इन द मिडिल ऑफ एजुकेशन सिस्टम, जो एजुकेशन सिस्टम से गो थ्रू कर रहे हैं आज, दे आर गोइंग टू स्ट्रगल। all of them will qualify, they will become ready to do a job just to realize कि भाई अरे मेरी जॉब तो AI ने ले ली, मुझे तो ये सिखाया ही नहीं था, तो अब मैं क्या करूँ, अब मैं घर पे बैठूँ। तो this is what is happening and इसीलिए you know it is high time that people do something. I'm not saying कि सब छोड़ दो, education is very important, but education which makes you money. सो बेसिकली आपका ये कहना है कि एजुकेशन विच मेक्स यू मनी इज लाइक लर्न स्किल्स विच मेक यू मनी, कि हाँ तुम एजुकेट हो जाओ, कंटेंट राइटर बन जाओ, उसके बाद तुम मोनेटाइज करके पैसे कमा सीधी सी लो। बात है। बट जो स्टैंडर्ड एजुकेशन होता है कि भाई यू आर गोइंग फॉर अ बैचलर्स डिग्री, BSc MSc MBA, फिर 2 साल इंटर्नशिप, यू नो जो रोड मैप नॉर्मली दिया जाता है, उससे तुम्हें बहुत खतरा है। बेसिकली यू आर नॉट सो सिक्योर, इन्फ्लेशन है, कंपटीशन है, देन यू आर वर्किंग फॉर 4 years इन अ कॉलेज सीखने के लिए, और उसके बाद वो 4 साल के बाद रियलाइज होगा कि मिल रहा है 20,000, Exactly. तो रिकवर करने में टाइम चला जाएगा। अगर मैं अपने आप को इमेजिन करूँ या आपको इमेजिन करूँ, हमने स्टार्ट किया एज अर्ली एज 16 और 15, Correct. राइट, कहीं ना कहीं हमने चालू कर दिया था। एंड अभी अगर हम वो स्टार्ट करते ईयर 2024, तो हो सकता है हम ईयर 2028 30 तक के सक्सेसफुल होते, और पता नहीं उस टाइम तक कंपटीशन किस लेवल का होता। 100%. ओह माय गॉड, ये बात बहुत सही है। सो जो भी इस पॉडकास्ट को देख रहा है, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि जस्ट डोंट गो फॉर द फॉर्मल एजुकेशन, साथ में अपनी स्किल्स को फटाफट सीखना चालू करो, स्किल्स को मोनेटाइज करो। क्या पता फॉर्मल एजुकेशन कंप्लीट होने से पहले आपको 5 लाख रुपए महीने आ रहे हो, 100%. like we started getting it. Got it, bro. So closing in the podcast over here, I think बहुत ही ज़्यादा लर्निंग सेशन रहा है यहाँ पर। हमने जो भी बात की फॉर्मल एजुकेशन से लेके शारिया कॉम्प्लायंस से लेके हाउ द माइंडसेट वर्क्स एक्चुअली, एंड कुछ टूल्स आप यूज़ करते हो ऐसे रिस्क मैनेजमेंट या इसके लिए? नहीं, ऐसा कुछ बहुत खास टूल नहीं है। मेरा एक सिंपल रिस्क मैनेजमेंट है, पोजीशन साइजिंग, एंड दैट इज व्हाट आई लाइक टू यूज। ओके, सो 1% 2% टोटल लॉस होना चाहिए कैपिटल का। जनरली लोग क्या करते हैं कि हमें, मतलब मेरे पास भी क्वेरीज बहुत आती है कि मेरा लॉस हो गया, लॉस क्यों हुआ सर? 1 लाख रुपए लेके आया था, 10-10 हज़ार करके 4 ट्रेड लिए, 4 ट्रेड में 40,000 गया। भाई ऐसे धंधा नहीं होता। धंधा करना है तो 1% 2% का मार्जिन लेके लॉस करो कि हाँ भाई 1 लाख रुपए का 2,000 चला गया, कल देखेंगे क्या होता है। सो ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट भी कवर हो गया। तो थैंक यू सो मच उमर भाई फॉर द वैल्यूएबल इनसाइट्स दैट यू हैव गिवन टू माय ऑडियंस। एंड गाइज, अगर कोई भी आपको डाउट हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू कमेंट कि कैसा लगा आपको, एंड कोई भी डाउट हो तो हम आपका सॉल्व करेंगे। उमर भाई, अगर मान लो किसी को 4x के बारे में पूरा सीखना है, तो कोई जगह है या कहीं से सीख सकता है? अगर आपसे अगर सीखना है, हमारी ऑडियंस को अगर आप पसंद आ गए और आपसे सीखना है अब 4x इन एंड आउट, गोल्ड में कैसे ट्रेड करना है, तो कैसे सीख सकते हैं लोग? तो मैंने एक कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बनाया है, एक कॉम्प्रिहेंसिव कम्युनिटी बनाई है, जहाँ पे आपको ट्रेडिंग के हर एक फेज़ के ऊपर हेल्प मिलेगी। ठीक है, मतलब आई एम नॉट सेइंग कि मैंने एक खाली कोर्स बना के वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दिए। मैंने एक ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है जो आपको ट्रेडिंग के हर फेज़ में हेल्प करेगा। प्रॉब्लम है कि जितने भी आप क्रिएटर्स देख रहे हो, सब खाली ये बता देंगे आपको कि चार्ट पैटर्न फॉलो करना है, कैंडलस्टिक पैटर्न फॉलो करना है, लेकिन द ट्रूथ इज जब आप एक्चुअली ट्रेडिंग में घुसते हो और आपको रियलाइज होता है कि चार्ट पैटर्न बुलशिट है, चार्ट पैटर्न आप यूज ही नहीं करते हो, एक्चुअली आप एंड में आके सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही यूज करते हो। द प्रॉब्लम इज दिस। तो मैंने एक ट्रूथफुल स्ट्रेट टू द पॉइंट कोर्स बनाया हुआ है जो ट्रेडिंग के चारों फेजेस कवर करता है। फर्स्ट फेज जहाँ पे आपको टेक्निकल एनालिसिस पता चलेगा, जो एक्चुअली आप यूज करने वाले हैं, जिसमें मेरे 6 साल का एक्सपीरियंस है। उसमें मैंने सारे फालतू चीजें निकाल दी, जैसे चार्ट पैटर्न हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, राइट, वो मैंने निकाल दिया है। सेकंड फेज मैंने बनाया है जिस पे आपको हेल्प मिलेगी ट्रेडिंग सिस्टम बनाते कैसे, ट्रेडिंग सिस्टम कैसे बनाना है, उसमें भी मैं आपको हेल्प करूंगा। फिर उसको बैक टेस्ट कैसे करना है, उसको टेस्ट कैसे करना है कि वो चलता भी है नहीं चलता है, और लास्टली आपके साइकोलॉजी पर भी मैं हेल्प करूंगा। तो ये जो मैंने कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स बनाया हुआ है, इसमें आपको स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा गाइडेंस मिलेगा क्या करना है। बिकॉज 99% कोर्सेज जो मैंने देखे मार्केट में, वो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस पर फोकस करते हैं। वो ये नहीं सिखाते सिस्टम कैसे बिल्ड करना है, वो ये नहीं सिखाते बैक टेस्टिंग कैसे करना है। आई एम श्योर 90% ऑफ पीपल वाचिंग दिस डोंट इवन नो बैक टेस्टिंग होता क्या और कैसे करते हैं, जबकि बैक टेस्टिंग इज द नंबर 1 रीजन हाउ पीपल बिकम प्रॉफिटेबल। हाँ, मतलब अगर पास डेटा ही नहीं पता तो तुम क्या ही आपको अगर आपकी खुद की
स्ट्रैटेजी का डेटा नहीं पता है तो आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, आपको कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो चलेगा और आपके लिए पैसा बनाएगा, राइट? तो बैक टेस्टिंग भी नहीं पता लोगों को, मैंने वो भी बताया। तो ये 4 फेजेस जो है मेरे हिसाब से, मेरे 6 साल का एक्सपीरियंस जो मैंने कंबाइन किया, मेरे हिसाब से ये 4 फेजेस बहुत इंपॉर्टेंट है एक ट्रेडर के लिए प्रॉफिटेबल बनने के लिए। एंड ये सारी चीज़ों में मैंने इन डेप्थ हेल्प की है, लोगों को समझाया है पूरा एक डिटेल्ड में, स्टेप बाय स्टेप असाइनमेंट्स के साथ एक यूनिवर्सिटी की तरह एक कोर्स बनाया हुआ है जहाँ पे एक्चुअली आपको हेल्प मिलेगी। और भाई इसका कॉस्ट क्या लेते हैं आप? दिस इज ओनली 10,000 रुपीज, वन टाइम पेमेंट, यू डोंट नीड टू कीप पेइंग अगेन एंड अगेन। ओके, एंड हमारे ऑडियंस के लिए कोई डिस्काउंट मिलेगा इस पे? If they use, let's say if they are your followers, they can use code Shashwat20 and they will get a 20% off. ओके, सो द गाइस कूपन कोड हम डाल देंगे, स्क्रीन पे आ जाएगा, SHASHWAT20 एंड यू विल गेट अ 20% ऑफ। बाकी आई हैव बीन फॉलोइंग हिम सिंस अ लॉन्ग डे, मतलब इट्स बीन लाइक हम दुबई में पहले मिले, देन अभी उसके पहले भी मैंने 1-2 बार वीडियोस देखे थे, तो इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि यू विल रियली लाइक द कंटेंट एंड द ग्रोथ दैट आई हैव पर्सनली सीन, प्लस आफ्टर वॉचिंग द डेटा ऑन फोन। तो चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।